नमस्कार, मैं रविश कुमार। दंगों की स्मृतियां, खासकर सार्वजनिक स्मृतियां विचित्र तरीके से उलझा दी जाती हैं। दो नेताओं और चार वकीलों के तूतू मैमे के बीच दंगों की शिकार जनता नेपथ्य बैकग्राउंड में चली जाती है। बच जाते हैं दो चार नेता जिन्हें हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए, मगर भाग जाते हैं वो अनगिनत लोग जो अनाम और अनजान होकर भीड़ बनते हैं और अलग अलग पार्टी की सरकारों की नाक के नीचे मार काट मचाकर चले जाते हैं। लेकिन जिन पर दंगे का कहर टूटता है, उनकी जिंदगी के किस्से समय के साथ साथ इतिहास का हिस्सा बना दिए जाते हैं। हमारी संवेदनशीलता की ईमानदारी इतनी ही है कि हम अलग अलग नेताओं और पार्टियों के पीछे खड़े होकर किसी फुटबॉल मैच के दर्शक बन जाते हैं और ताली और गाली से शोर मचाते हैं। 2002 के गुजरात दंगों की बात करो तो 84 की भी बात करो, संतुलन के ऐसे फार्मूले बनाकर राजनीति अपने वोट का हिसाब गिनती है या दंगों के शिकार लोगों को इंसाफ देती है, आप बेहतर जानते हैं। जो लोग शिकार होते हैं वो शायद नेताओं की तरह नारों की शक्ल में बातें नहीं कर पाते होंगे। उन्हें अपनी रोजी रोटी का भी जुगाड़ करना होता है, मुआवजे से छोटी दुकान खोलनी होती है और टीवी स्टूडियो में आकर कभी कभी बरसी पर इंसाफ का सपना देखना होता होगा। हम नहीं जानते उनकी सिसकियों की दास्तानें क्या हैं। वक्त तो गुजरता ही है, 20-25 साल या फिर 50 साल, तो उन यादों से क्या हम कोई और भी रिश्ता बना सकते हैं? अपने अपने राजनीतिक दलों के बचाव में इन्हें दलील की तरह इस्तेमाल करने के अलावा। यही करेंगे आज हम लोग में। हमारे साथ हैं हमारे पत्रकार मित्र जर्नैल सिंह, जिन्होंने ये किताब लिखी है कब कटेगी 84, और आपके साथ हैं जसबीर कौर जी हैं, जिनके पूरे परिवार ने 84 के दंगों को झेला है, गंवाया है अपनों को। निरप्रीत कौर जी हैं, आप दोनों का भी जिक्र है इस किताब में। लेकिन मैं अपना एक प्रसंग सुनाने से पहले जर्नल से मैं यही बात करना चाहता हूं कि इन दिनों एक जब भी 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र होता है, 84 का भी जिक्र आता है। इससे क्या एक तरह से एक राजनीतिक इंसाफ होता है क्या? यही समझ लें कि कम से कम सार्वजनिक विमर्श में, पब्लिक डिबेट में ये मुद्दा उसके बहाने बार बार आता है, लेकिन एक विक्टिम के रूप में और इस मसले को लड़ने वाले के रूप में इससे ज्यादा और क्या होता है इसके बारे में? सच्चाई तो ये है कि एक राजनीतिक फुटबॉल बनाया जा चुका है कई मायने में। क्योंकि मैं एक बात आपको कहता हूं कि जब नानावटी कमीशन की रिपोर्ट बनाने के लिए 2000 में कहा गया, तो नानावटी को कहा गया कि 1984 के कत्लेआम की जांच करो, लेकिन उसने अभी जांच शुरू की तो 2002 का कत्लेआम गुजरात में हो गया, तो उसकी रिपोर्ट भी बनाने के लिए नानावटी को दे दिया गया। अब उसमें क्या खेल हुआ आप समझ सकते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि नानावटी कमीशन ने उधर भी जो टॉप लीडरशिप थी उसको बचा दिया और उधर भी उसकी टॉप लीडरशिप को बचा दिया। सच्चाई ये है कि अगर कत्लेआम में 10,000 लोग मारे गए, मारने वालों की संख्या भी कम से कम नहीं तो 1 लाख 2 लाख होगी, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। अगर मेरे को तो यहां तक लगता है कि दिल्ली में जो ये आजकल अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है, कोई भी हो, चाहे निर्भया का मामला हो या कोई भी हो, उनके मन से ये छट चुका है कि उनको कोई सजा हो चुकी है उन इलाकों में, और ये भीड़ बनकर किसी को भी मारा जा सकता है। एक मॉब मेंटेलिटी देश में बन चुकी है, और इसकी सच्चाई ये है कि उसमें वो जो लोग हैं जिनकी सिसकियां सामने नहीं आ पाती, कुछ हाई प्रोफाइल केस बन जाते हैं लेकिन उनको दबा लिया। मैं एक ही बात करता हूं, HKL भगत उस समय सबसे बड़ा कातिल था, लेकिन उसको 84 के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया। ना सूचना निकलने दी गई, दूरदर्शन एक ही चैनल था, और अखबारों को जो कागज का कोटा वो देते थे तो किसी ने खबर तक नहीं की। तो ये होता है। जगदीश टाइटलर उस समय सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसको बना दिया गया उस समय स्टेट मिनिस्टर। ये सिर्फ काउंसलर था सज्जन कुमार, ये बना दिया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सबको रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनता है तो उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसने सबको क्लीन चिट दे दी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बहस से, जो संतुलन की जो बहस हो रही है, जिससे 84 एक सार्वजनिक मुद्दा बना हुआ है, उससे कोई हासिल नहीं होता है इन 84 की हकीकत को सामने लाने में? यही होता है कि जब आप मुद्दे को उठाते हैं तो इन आज ये कातिल जो आज पार्लियामेंट में बैठे होने थे, आज ये बाहर बैठे हैं, कम से कम इनके खिलाफ केस चल रहा है और तलवार लटकी है, दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और एक बार अगर आपने अन्याय के खिलाफ घुटने टेक दिए और कह दिए कुछ हासिल नहीं होना, तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। अगर इनके हौसलों को ध्वस्त करना है तो आपको इशू को हमेशा सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक आपकी ही किताब का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। जब आप उस वक्त के 84 के आसपास, आप छोटे रहे होंगे, क्रिकेट खेलते थे तब,
लाजपत नगर जो दिल्ली का ही दक्षिण दिल्ली का एक मोहल्ला है उसका जिक्र कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं कि सारा मोहल्ला या यूं कहें तो पूरा लाजपत नगर ही विभाजन के बाद पाकिस्तान की तरफ से आए सिखों और हिंदुओं को बसाने से बसा था। आपस में एक दर दर विभाजन का रिश्ता था, इसीलिए कभी बेगानापन महसूस नहीं हुआ। इन्हीं भाभी जी के गुजरने के बाद उनकी बहू ने मेरी माँ को सास का दर्जा दे दिया था। समझा जा सकता है कि अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद कैसा रिश्ता था, लेकिन आज चिंता हो रही थी। माँ ने पिताजी के नाम वाली नेम प्लेट घर के बाहर से हटा दी। इस दफे भाभी जी फिर घर की तरफ आई तो माँ ने उनसे कहा कि आप बार बार इस तरफ मत आओ, इससे भी भीड़ को शक हो सकता है कि यह सिखों का घर है। ये सच्चाई है, वो मेरे को आज भी याद आता, मेरा दिल भर आता है। भाभी जी जो मुल्तान से आई थी, उनकी जो अभी हम लोगों ने कीर्तन भी उनके घर में करवाया है उनकी याद में, तो एक दर्द का रिश्ता था। सब लोग उस समय 47 के बाद, ये पूरी लाजपत नगर रीसेटलमेंट कॉलोनी थी, जो लोग उस समय 1947 में वहाँ से उजड़ के आए थे, तो एक प्यार का और एक रिश्ता था आपस में। लेकिन वही बात है, जब मैं 11 साल का था तो मैंने अपने उसी गुरुद्वारा साहब को, जहाँ मेरा स्कूल था, मैंने अपनी आंखों के सामने आग लगते हुए देखा। मेरे जो बड़े भाई गुरचरण सिंह, जिनकी पोलियो करके टांग खराब थी, उनको, वो 3 पहिए की साइकिल पे जा रहे थे तो उनको भी नहीं बख्शा गया, मारा गया। मेरे मामा को वहाँ पे टैक्सी स्टैंड में जो अपना होटल है तो वहाँ पर मारा गया और डॉक्टरों ने, एम्स के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। और मेरी मासी जोगिंदर कौर उनको ले गई और रात में एक नर्स, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन वो ईसाई थी, लेकिन उसमें एक दर्द था और वो रात को छुप के आके इलाज करती थी। अगर पता लग गया कि इलाज करूंगी तो मुझे भी मारा जा सकता।